सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 26 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा जी, 14 मार्च को उनके दिल्ली रेजिडेंस में आग लगने के बाद जो है आधे जले हुए कैश नोट्स मिले थे। इसके बाद उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ। फिर उसके बाद जो है इनको रिमूव करने की इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट हुई, और लोकसभा में जो है इसके लिए 152 एमपीज़ ने जो है वो मोशन पे साइन कर दिया है, और राज्यसभा में लगभग जो है 63 एमपीज़ ने जो है वो साइन किया है ना। और पर मोशन अब तक जो है एडमिट नहीं हुआ है। तो स्पीकर ओम बिरला जो है इंक्वायरी कमेटी का अनाउंसमेंट करेंगे। इंक्वायरी के बाद दोनों हाउसेज में वोटिंग होगी। तो क्या है रिमूवल का प्रोसीजर, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को इम्पीच करना हो तो दो ग्राउंड्स के बेसिस पे किया जा सकता है। एक प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन दोनों के बेसिस पे जो है मोशन स्टार्ट किया जा सकता है इम्पीचमेंट का। इसके लिए जो है 100 एमपीज़ मिनिमम जो है साइन करना होता है उनको लोकसभा में, और 50 एमपीज़ राज्यसभा में। ठीक है, ये जब साइन हो जाता है तो स्पीकर, यहाँ पे लोकसभा में स्पीकर को जो है ये मोशन एडमिट करते हैं, और राज्यसभा में चेयरमैन को अगर ये एडमिट कर लेते हैं तो 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, जिसमें कौन कौन होता है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है। तो ये तीन मिलके इन्वेस्टिगेट करते हैं चार्जेस अगेंस्ट द जज, और अगर कमेटी ये फाइंड करती है कि जज जो है गिल्टी है ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो मोशन फिर प्रोसीड करता है। ठीक है, अगर गिल्टी नहीं होता है तो यहीं पे एंड हो जाता है मोशन। और फिर उसके बाद में पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। किससे वोटिंग होती है? बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी से जो है वो मोशन पास होना चाहिए, जिसमें इंक्लूड करता है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो ये इसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। और तो वही रेयर ओकेजन है और सीरियस प्रोसेस है इसका। ठीक है, सिर्फ एक जज जो है अभी तक हाई कोर्ट वो रेकमेंड किए गए थे रिमूवल के लिए राज्यसभा में 2011 के लिए, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। लोकसभा जो है जब तक एक्ट करती तब तक। एक बार ये मोशन पास हो गया, उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर देते हैं ऑर्डर रिमूवल पे, और जज फॉर्मली रिमूव हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है रिमूवल का। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, म्यूजू थैंक्स इंडिया फॉर इट्स पाइवोटल रोल इन इकोनॉमिक रिकवरी। तो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद म्यूजू, उन्होंने थैंक किया इंडिया को उसका पाइवोटल रोल के लिए इकोनॉमिक रिकवरी जो कि मालदीव्स में, और बोला कि पीएम मोदी ने हैव चार्टेड अ क्लियर पाथ फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन। फिर पीएम मोदी ने स्ट्रेस किया कि मालदीव्स की इम्पोर्टेंस इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, और रिलीज़ किया एक कमेमोरेटिव स्टैम्प जो कि 60 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडिया मालदीव फ्रेंडशिप का है उसके लिए। जो एग्रीमेंट साइन हुए उन एग्रीमेंट्स में क्या क्या है, एक तो F4 MOUs जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज हुए, और 3 एग्रीमेंट साइन किए गए। क्या क्या? एक फिशरीज़ और एग्रीकल्चर में, ठीक है, सेकंड टूरिज़म में, और थर्ड आपका एनवायरनमेंट में, फोर्थ डिजिटल सॉल्यूशन में, ठीक है, और फिफ्थ जो है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज कर लिए गए इसके नेगोशिएशन के लिए। तो इकोनॉमिक सपोर्ट में क्या दिया गया? इकोनॉमिक सपोर्ट में बेसिकली जो है पहली बार इंडिया ने एक फ्रेश जो है लाइन ऑफ कंट्रोल एक्सटेंड किया है 4,850 करोड़ की मालदीव्स को, और पहली बार जो है ये क्रेडिट जो है ये इंडियन रुपीज़ में जो है वो एक्सटेंड किया गया है ना। और कई सारे मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। और इंडिया इस चीज़ पे भी एग्री हुआ कि जो है जो मालदीव्स का एनुअल जो लोन रीपेमेंट है ना इंडिया को, उसमें जो है वो रिड्यूस किया है, 40% रिडक्शन किया है उसमें। जैसे पहले $51 मिलियन था, जो कि अब कितना हो गया, अब $29 मिलियन करना है। ठीक है, एनुअल पेमेंट। और ये पार्ट है बेसिकली रीपेमेंट जो पहले 800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो इंडिया ने दी है ना उसका। और ये तो सिग्निफिकेंस होल्ड करता है कि एक सिग्नल है स्ट्रॉन्ग रिबाउंड जो है इंडिया और मालदीव टाइज में। अब ये पहले पास डिप्लोमेटिक टेंशन के बाद, और इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटेंट है कि जो है काउंटर करे चाइना के इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशियन कंट्रीज़ में, जैसे कि मालदीव्स हो गया।
और रीजनल कोऑपरेशन को बूस्ट किया जाए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट के थ्रू, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, फ्रांस विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज स्टेट मैक्रॉन। तो ये फुल न्यूज़ हम पेज नंबर 12 पे देखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने 25 OTT प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए ओवर ऑब्सीन्स वल्गर कंटेंट। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 25 जो है OTT वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया है। रीज़न था कि ऑब्सीन्स और वल्गर और पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ये OTT प्लेटफॉर्म्स। तो एक्शन लिया गया बेसिकली IT एक्ट 2000 और जो IT रूल्स 2021 हैं उसके अंडर लिया गया। और डिसीजन मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के डिस्कशन के बाद हुआ, है ना। तो ये लॉन्ग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट सीन्स और न्यूडिटी सीन्स बना रहे थे, इसलिए इनको ब्लॉक किया गया, है ना। कई सारी पब्लिक कंप्लेंट भी रिसीव की गई, कई लार्ज नंबर उसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे 185 पाक रिफ्यूजीज गेट इंडियन सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो बेसिकली जो है पाकिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण जो है कुछ लोग भाग के जो है भारत आए थे और सालों से बिना लीगल स्टेटस के जो है ये रह रहे थे। अब जो है अब क्या हुआ है, अब बेसिकली यहाँ पे गुजरात के राजकोट, मोरबी और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो 185 पाकिस्तानी डिस्प्लेस्ड आए थे ऐसे, उनको इंडियन सिटीज़नशिप जो है वो मिल गई है। और ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है के तहत जो है लिया गया है ना। और इसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, डेली वेज लेबरर्स, सबको, है ना। और तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये क्या अलाउ करता है, ये जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं, है ना, नॉन मुस्लिम्स जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो भी एंटर हुआ है इंडिया में, है ना, बिफोर 31 दिसंबर 2014 ये अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीज़नशिप के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कहा इन्हें एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी किसी इंडियन सिटीजन्स के बराबर। और वसुंधरा मिनिस्टर ने कहा ये सर्टिफिकेट नहीं है, रिटर्न है ये डिग्निटी, सेफ्टी और राइट्स का। और इंडिया सब धर्मों का सम्मान करता है और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की सुरक्षा करता है, ऐसा मिनिस्टर ने बोला, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे सेंटर स्किप्स वेस्ट बंगाल इन MGNREGS ड्यूज़ रिप्लाई। तो पहले MGNREGS मनरेगा स्कीम क्या है ये देख लेते हैं ना। तो ये एक स्कीम है जो कि एनहेंस करती है लाइवलीहुड रूरल एरियाज़ में। उनको जो है हर एक रूरल हाउस होल्ड को, ठीक है, उसमें के जिसका एडल्ट मेंबर जो अनस्किल्ड वर्क, मैनुअल वर्क करना चाहता है, उसको एटलीस्ट जो है 100 दिन का जो है काम गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में गारंटी करता है ना। और इसके लिए बेसिकली 18 साल से ऊपर कोई भी अप्लाई कर सकता है और रूरल हाउस होल्ड का। और जिसमें कि कैसे कैसे काम कराए जाते हैं, वाटर कंजर्वेशन हो गया, रोड बनाना हो गया, एफॉरेस्टेशन हो गया, इस टाइप से। और जो है एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना होता है विदिन 15 डेज़ जब वो डिमांड करे, है ना। और तो इसमें मनरेगा एक फर्स्ट लॉ है वर्ल्ड में जो कि लीगल राइट बनाता है वेज एम्प्लॉयमेंट को। और ये इसे इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और ग्राम पंचायत इसमें की रोल प्ले करते हैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, है ना, कि बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करना और ये सब। तो अभी इसमें इशू क्या है, इशू ये है कि जो है अभी न्यूज़ में कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में एक जो है सवाल किया, सवाल के जवाब में वेस्ट बंगाल का जिक्र नहीं किया। जब MGNREGS का जो पेंडिंग ड्यूज़ है सेंटर का, उस पर डेटा जो है जब दिया गया तब। और तो बेसिकली वेस्ट बंगाल में ये स्कीम जो है मार्च 2022 से सस्पेंडेड है ना। और वही बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ने 33 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ का जो है वो डेटा दिया, पर वेस्ट बंगाल को छोड़ दिया, है ना। और तो इश्यूज़ ये हैं कि स्कीम से लैक्स ऑफ रूरल फैमिलीज़ का जो है रोज़गार जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल टेंशन के कारण वेस्ट बंगाल का डेटा स्किप किया जा रहा है, ऐसा बोलते हैं। और सेंटर स्टेट रिलेशन पर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, है ना। और इस पर कैलकाटा हाई कोर्ट ने 2024 में यूनियन गवर्नमेंट को वेस्ट बंगाल में ये स्कीम दोबारा से शुरू करने के लिए जो है कहा था, है ना। तो वही मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स है, ऑर्डर को स्टडी किया जा रहा है, आगे का एक्शन प्लान डिसाइड किया जाएगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे कर्नाटका CM अर्जेस सेंटर टू सप्लाई यूरिया टू मीट नीड।
तो हुआ क्या है कि नॉर्दर्न कर्नाटका के फार्मर्स यूरिया की शॉर्टेज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फर्टिलाइज़र जो शॉप्स हैं उसके सामने जो है लाइन भी लगा रहे हैं, बाहर लाइन लगा रहे हैं। तो इस पे वही सेंटर, वहाँ के जो सीएम है, उन्होंने सेंटर को लिखकर इस शॉर्टफॉल को पूरा करने की डिमांड की। तो क्यों हुआ ऐसा कि बेसिकली मानसून इस बार जो है वो पहले आ गया है ना, और क्रॉप एरिया में भी जो है बढ़ोतरी हुई है, और बेसिकली मेज़ जो है वो हाई फर्टिलाइज़र कंज्यूमिंग है ना। तो इसकी खेती में 2 लाख हेक्टेयर का राइस भी हुआ है ना, तो उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ गई है। और पल्स का जो एरिया है वो डिक्रीज़ हुआ है, और 13,000 हेक्टेयर पर जो है दोबारा रीसोइंग पर भी प्री खारिफ में है। तो इसके कारण जो है डिमांड बढ़ गई है, और इसीलिए जो है ये डिमांड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली स्टेट्स कांट सीक डीलिमिटेशन क्लेमिंग पैरिटी विद जम्मू एंड कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली 2022 में डीलिमिटेशन हुआ था कि रीड्रॉ की गई थी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बाउंड्रीज़। अब वही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इसके लिए जो है स्टेट्स के लिए ये प्रेसिडेंट नहीं सेट किया जा सकता है इसको, और सेंटर ने बेसिकली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को वोटर्स के साथ बोला है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है बाय नॉट कंडक्टिंग डीलिमिटेशन, है ना। और तो बैकग्राउंड क्या है कि डिमांड की गई थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी जो है असेंबली सीट्स का जो है रीएडजस्टमेंट हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 170 का डीलिमिटेशन जो फ्रीज है वो जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता है ना। और वहाँ बेसिकली डीलिमिटेशन 2011 के सेंसस के बेसिस पे हुआ था जम्मू कश्मीर में, और जो हमारा डीलिमिटेशन फ्रीज 2026 तक है। उसके बाद बोला गया है कि बेसिकली आर्टिकल 170 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बार्गो है कि स्टेट्स में डीलिमिटेशन तब तक नहीं कराया जा सकता जब तक 2026 का पहला कोई सेंसस कंप्लीट ना हो। इसलिए स्टेट्स वर्सेस यूनियन टेरिटरीज़ का जो है कंपैरिजन करना गलत है, और आर्टिकल 170 का डीलिमिटेशन फ्रीज जो है जम्मू और कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ 2011 के सेंसस पे जो है फ्रीज हुई थी, डीलिमिटेशन हुआ था, और बोला कि नो इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स, कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कंपैरिजन जम्मू कश्मीर से करना गलत है, और इट इज़ लाइक ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली। और अगर कोर्ट रिलीफ दे देता तो बाकी स्टेट्स भी सेम डिमांड करते। नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स ऑलरेडी 2021 नोटिफिकेशन से एक्सक्लूडेड हैं। तो वही कोर्ट का कंक्लूजन है कि कोई भी डीलिमिटेशन नहीं स्टेट्स और आंध्र प्रदेश में बिफोर 2026 सेंसस, और जुडिशियल रिलीफ से यूनिफॉर्म इलेक्टोरल फ्रेमवर्क डिस्टर्ब हो सकता है। क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बाउंड्रीज मेंटेन करना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान जी, उन्होंने एक एड्रेस में बोला कि एक स्कॉलर वॉरियर के बारे में बोला। स्कॉलर वॉरियर क्या है? एक स्कॉलर वॉरियर वही है जो टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करता है, और रियल टाइम जो चैलेंजेस हैं उनको अडाप्ट करता है, और वॉरफेयर और नॉलेज दोनों में मास्टर होता है, यानी शास्त्र और शस्त्र में। तो स्कॉलर वॉरियर जो है मिलिट्री प्लस इंटेलेक्चुअल डेप्थ, इसके कॉम्बिनेशन को बोल रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोलना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कंफर्म किया कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी भी चल रहा है ना। और इस ऑपरेशन से लेसन कि कोई भी रनर अप्स नहीं है वॉर के। हर वक्त 24/7 जो है 365 डेज़ मिलिट्री को रेडी रहना होगा, और प्रिपेयर्डनेस मैटर करती है। वॉर के लिए कॉन्टीन्यूस मिलिट्री रेडीनेस ज़रूरी है, और इंडिया के करंट एनवायरनमेंट में 1 सेकंड भी चूक महंगी पड़ सकती है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, एयरलाइंस आस्क्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव एनिमल्स इनटू इंडिया। तो अब बेसिकली कई केसेस आए जहाँ पैसेंजर्स ने लाइव एनिमल्स जो है बिना डिक्लेरेशन के इंडिया में लेके आए, वो इलीगली। तो एयरलाइंस ने कंप्लेंट की और इलीगल इंपोर्ट हो रहा है ऐसा बोला। तो डीजीसीए ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी की। तो उन गाइडलाइंस में बोला गया कि जो है उनको बिना इजाज़त से लाए गए एनिमल्स तुरंत वापस भेजने होंगे, और एनिमल क्वारंटाइन और कस्टम्स जो है का रूल्स के हिसाब से जो भी एनिमल जो है डिक्लेयर किया गया हो उसे बेसिकली इमीडिएट डिपोर्ट किया जाएगा, है ना। यानी जो ऐसे लाइव एनिमल्स एयरलाइंस के थ्रू लाए गए उनको जो है डिपोर्ट किया जाएगा।
और जहाँ से लाया गया उस देश के को इन्फॉर्म किया जाएगा। एयरलाइंस पूरी तरह जिम्मेदार होगी। अगर कोई एयरलाइन पैसेंजर के साथ इलीगल एनिमल लाती है तो डिपोर्टेशन का सारा जो एक्सपेंस है वो एयरलाइंस को उठाना होगा। एनिमल्स की केयर, डॉक्यूमेंट्स, लॉजिस्टिक्स सब कुछ एयरलाइंस का जिम्मेदारी होगी और एयरलाइन की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है डीजीसीए ने स्टाफ के लिए दिया है कि प्रॉपर ट्रेनिंग मिले स्टाफ को, कस्टम और क्वारंटाइन रूल्स का अवेयरनेस हो, एयरपोर्ट्स पे साइन बोर्ड्स और पैसेंजर एडवाइजरी दिखाया जाए, लाइव एनिमल्स बिना इजाज़त के लाए गए तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन एडोलसेंट एज बिटवीन 16 to 18 मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज अब्यूज़। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया था सीनियर एडवोकेट इंदिरा रेजिंग। उन्होंने बेसिकली 16 से 18 साल के बीच के कंसेंटिंग जो एडोलसेंट होते हैं उनके बीच सेक्सुअल एक्ट को अब्यूज़ या क्राइम नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिए, जो पॉस्को एक्ट है ना, उसमें एज ऑफ कंसेंट 18 है, ठीक है। यानी 18 से नीचे वाले जो भी हैं उनमें कंसेंशुअल जो सेक्स है उसको भी क्राइम माना जाता है। तो अभी क्या है कि वो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि लेकिन जो है 16 साल वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एज है ना, सेक्सुअल मैच्योरिटी की। और जब दोनों पार्टी 16 से 18 साल के बीच हो और कंसेंट हो तो उसको जो है क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाना चाहिए, है ना। और क्लोजिंग एज एक्सेप्शन होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है जब दोनों पार्टीज सिमिलर एज ग्रुप के हों, ठीक है, और 16 से 18 के बीच के और कंसेंशुअल हो तो उनके खिलाफ रेप या पॉक्सो के तहत केस नहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो है सेक्शन 375 है आईपीसी का और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 63, इनमें ये एक्सेप्शंस कंसिडर किया जाना चाहिए। और तो बेसिकली बैकग्राउंड क्या है इसका कि 1932 से 2013 तक इंडिया में एज ऑफ कंसेंट जो थी 16 थी, और 2013 में जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसे 18 कर दिया गया था। तो वही जयसिंह ने कहा कि इस बदलाव का जो है जो 16 से 18 कर दिया गया, इसका कोई रीज़न, रैशनल रीज़न या डेटा अवेलेबल नहीं है ना। तो जो 16 से 18 के बीच में कंसेंशुअल सेक्स हो वो बेसिकली क्रिमिनलाइज ना माना जाए, ऐसा उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, 8 years आफ्टर स्टैंड ऑफ विद चाइना, डोकलाम टू ओपन फॉर टूरिस्ट। तो डोकलाम बेसिकली कहाँ पे पड़ता है? डोकलाम ये इंडिया और नेपाल हो गया, फिर इंडिया और ये भूटान हो गया, तो यहाँ पे पड़ता है डोकलाम, है ना, ये इंडिया का, तो यहाँ पे डोकलाम हो गया। तो हुआ क्या है कि डोकलाम जो है ये चुम्बी वैली में सिचुएटेड है, ट्राई जंक्शन पे है इंडिया, नेपाल और भूटान के। तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये फेमस हो गया ड्यू टू इंडिया चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो जून 2017 में हुआ, जब चाइना ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, एक भूटानीज टेरिटरी में रोड कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी, तब ये स्टैंड ऑफ हुआ। और इंडिया ने इंटरवीन किया, सपोर्ट किया भूटान को और प्रोटेक्ट किया स्ट्रैटेजिक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यहाँ पे उसको। तो हुआ क्या था कि चाइनीज़ जो कंस्ट्रक्शन है वो उसने ट्रिगर किया कि जो है 2 महीने का स्टैंड ऑफ हो गया मिलिट्री के बीच में, और इंडिया ने डिप्लॉय किए अपने ट्रूप्स यहाँ पे, जिससे कंट्रोल्ड मिलिट्री फेस ऑफ हुआ। अल्टीमेटली चाइना ने स्टॉप किया रोड कंस्ट्रक्शन डोकलाम में। और तो अब क्या है, बैटल फील्ड टूरिज़्म प्लान हो रहा है। डोकलाम जो है वो ओपन हो गया है टूरिस्ट के लिए एज अ पार्ट ऑफ बैटल फील्ड टूरिज़्म, है ना, इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री का। और तो वो क्या डेवलप किया जा रहा है कि वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे डेवलप की जा रही है, जैसे कैफेटेरिया हो गया, रेस्टरूम्स हो गया, पार्किंग हो गया। तो बेसिकली सिक्किम जो है वो 1975 में सिक्किम फुल स्टेटहुड उसको मिला था आफ्टर रेफरेंडम, है ना, उससे पहले प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। और की मैसेजेस क्या हैं कि इंडिया प्रमोट कर रहा है भारत रणभूमि दर्शन, ठीक है, वहाँ पीपल को एजुकेट करने के लिए इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मिलिट्री साइट्स के बारे में जो है, और बूस्ट कर रहा है बॉर्डर टूरिज़्म इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे, जैसे डोकलाम हो गया, नाथुला हो गया, चोला हो गया, और हाईलाइट करता है इंडिया की स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री हेरिटेज को। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, है ना, कारगिल पहलगाम एंड अ रिवैम्प ऑफ द सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे बोलते हैं जो कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, ठीक है, ये एक टर्निंग पॉइंट था
और 26 साल पहले ये हुआ था 1999 में, जब पाकिस्तान ने छुपकर हमला किया था और इंडियन आर्मी ने उन्हें कारगिल से बाहर निकाल दिया। तो पहली बार ये जो वॉर हुआ था वो जो है टेलीविज़न पे आया था, टेलीवाइज्ड हुआ था, जिसे हर इंडियन ने जो है घर बैठे देखा। और ये समय था जब भारत न्यूक्लियर पावर बना रहा था 1998 में, और इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों वीक थे। और कारगिल के बाद क्या सीख मिली कि इंटेलिजेंस जो है वो फेलियर हुआ था, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है और एरियल सर्विलेंस की जो है कमी थी, है ना। आर्मी के पास हाई ऑल्टीट्यूड जो है गियर या आर्टिलरी या कम्युनिकेशन टूल्स की कमी थी। और इसके बाद डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और NTRO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, है ना। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट परमानेंट हुई, और मॉडर्नाइजेशन जो है वो शुरू हुआ। और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन हो गया, माउंटेन कॉर्प्स हो गया, CDA चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गया, थिएटर कमांड हो गया, जैसे आइडियाज़ का जन्म हुआ, है ना। तो बोलते हैं इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन के बारे में, क्या बोलते हैं कि हमने इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन भी किया। उसके बाद इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन जैसे कि राफेल हो गया, अपाचे और चिन्हूक S-400 ब्रह्मोस जैसे एडवांस्ड वेपन्स जो है आए हमारे इंडिया में। और मेक इन इंडिया के तहत जो है सेल्फ रिलायंस भी बढ़ा, ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर आप बेसिकली बोलते हैं उसका भारत का एक नया रुख है। तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या बोलते हैं कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने 26 टूरिस्ट को मारा। तो भारत ने इसके जो रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर में 9 टेरर बेसेस जो पाकिस्तान के हैं और 11 मिलिट्री बेसेस एयर बेसेस को टारगेट किया, है ना। और नूर खान एयर बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से न्यूक स्टोरेज फैसिलिटी को भी हिट किया गया। पाकिस्तान ने तुरंत सीज़ फायर मांगा। और टेरर सेल बोलते हैं कि 1999 के बाद जो है जब कारगिल हुआ, और फिर IC-814 हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, 26/11 का अटैक 2008 में, और इसका जो रिस्पांस था वो काफ़ी वीक था। तो पहलगाम के बाद इंडिया ने क्लियर मैसेज दिया है, नाउ वी हिट बैक हार्ड, ठीक है, नाउ वी हिट बैक हार्ड। तो अब इससे सबसे बोलते हैं इंडिया ने क्या सीखा कि जो है टेरर अटैक्स जो होते हैं उनका जवाब देना जो है वो ज़रूरी होता है। और अब भारत चुप नहीं बैठेगा, और मिलिट्री रेडीनेस और मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान देना ज़रूरी है। पॉलिटिकल यूनिटी और स्ट्रेटजिक क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। कोलिशन जो है या वीक सरकार से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और जो है सेल्फ रिलायंट डिफेंस है, मेक इन इंडिया से भारत अब जो है खुद पे डिपेंडेंट हो रहा है, अपने पे ही जो है वो सेल्फ रिलायंट हो रहा है। और तो लेसन क्लियर है, आज का जो इंडिया है वो कारगिल वाला नहीं है। पहलगाम के बाद भारत ने जो है साबित कर दिया कि अब हर टेरर अटैक्स का जो है जवाब मिलेगा, और भी तेज़ी और ताकत के साथ। कारगिल एक वार्निंग थी, पहलगाम एक जवाब है, ऐसा इसमें पूरे आर्टिकल में बोला गया है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है, गिव एंड टेक, इंडिया UK ट्रेड डील सेट द टेम्पलेट फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड US डील्स। तो हुआ क्या, इंडिया और UK ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें दोनों कंट्रीज़ ने अपने मार्केट्स एक दूसरे के लिए खोले हैं, लेकिन एक गिव एंड टेक डील के रूप में। तो टैरिफ और ट्रेड की बात करें तो UK ने अपने 99% टैरिफ लाइंस पर जो है ड्यूटी फ्री एक्सेस इंडिया को दिया है, ठीक है। और इंडिया ने भी जो है 90% ऑफ टैरिफ लाइंस जो UK के लिए खोले हैं। तो लेकिन इंडिया ने कुछ सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि इंडिया का डेयरी प्रोडक्ट हो गया, एप्पल्स हो गए, ओट्स हो गए, या एडिबल ऑयल हो गया, उसको डील के बाहर रखा है ना, ये डील में नहीं है। और ये UK की डिमांड थी, बट डील से बाहर रखा गया फिर भी। और कार इंपोर्ट्स की बात करें, कार इंपोर्ट्स पर जो है अभी इंडिया ने ड्यूटीज़ को 100% से कम करने का कमिटमेंट दिया है, क्योंकि इंडिया में जो भी कार्स आती है 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। लेकिन ग्रेजुअली अगले 10 सालों में कोटा के साथ, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री समय उसको मिले, टाइम मिले एडजस्ट करने के लिए। और प्रोफेशनल मूवमेंट और वीज़ा की बात करें तो UK ने सिर्फ जो है 1800 वीज़ा पर ईयर दिए हैं, है ना, नीश प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे यंग योगा इंस्ट्रक्टर हो गए, क्लासिकल म्यूजिशियंस हो गए। और IT प्रोफेशनल्स, बिजनेस विजिटर्स के लिए कोई ब्रॉड वीज़ा कमिटमेंट नहीं मिले।
इंडिया की डिमांड थी ये। और क्या फ़ायदा मिला जो है, यूके अभी इंडिया का छोटा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन इस डील के बाद एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल जैसे सेक्टर्स में तेज़ी से फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म में यूरोप के लिए एक्सपोर्ट गेटवे बन सकता है ना। और जो यूनाइटेड किंगडम है वो, जहाँ से इंडिया के प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री जा सकते हैं अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में। और यूके में ऑलरेडी जो कंपनीज़ एक्सपोर्ट करती हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगी, ताकि ड्यूटी फ्री एक्सेस का फ़ायदा उठाया जा सके। और फ्यूचर डील्स का रोड मैप बताते हैं कि ये डील जो है वो टेम्पलेट है, वो बन सकता है बाकी फ्यूचर डील्स के लिए, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया या यूएसए के साथ। लेकिन ध्यान देना होगा कि बड़ी इकोनॉमीज़ के साथ नेगोशिएशंस में ज़्यादा कंसेशंस देने से जो है एक्सपेक्टेशन होती है ना। और कंक्लूजन में यही बोल सकते हैं कि एक अच्छी डील वही होती है जिसमें दोनों पार्टीज़ खुश तो होती हैं लेकिन पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं, है ना। और जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और यूके के बीच, दोनों ने कुछ ना कुछ जो है जीता है और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और अब ज़रूरत है कि इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करने के लिए सपोर्ट करे, ताकि इस डील का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, द साइंटिस्ट हु मेड मैनग्रोव्स अ बज़वर्ड, ठीक है। तो 1980s तक बोलते हैं मैनग्रोव्स की इम्पोर्टेंस जो है वो सिर्फ कोस्टल कम्युनिटीज़ को समझ आती थी, जैसे फ़िशिंग और लाइवलीहुड के लिए। और 1989 में जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उन्होंने जो है वर्ल्ड लेवल पर मैनग्रोव्स का जो है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में जो है वो सजेशन दिया, है ना। और क्या बोला स्वामीनाथन जी ने, सी लेवल बढ़ने से ज़मीन और पानी में जो है जो नमक वो बढ़ेगा, सैलिनाइजेशन होगा जिसको बोलते हैं, और खेती और जॉब्स का लॉस होगा, साइक्लोन्स ज़्यादा आएंगे, है ना, जान और माल का नुकसान होगा। जिससे सॉल्यूशन बताया कि मैनग्रोव्स का सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाए, ठीक है। और उन्होंने सजेस्ट किया कि मैनग्रोव्स के जो जीन्स हैं से सेलाइन टॉलरेंट क्रॉप्स जैसे चावल बनाया जाए, है ना, सेलाइन टॉलरेंट क्रॉप्स बनाए जाए, ठीक है। और बेसिकली उन्होंने कहा लोकल कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड किया जाए रिस्टोरेशन एफर्ट्स में। तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स में बोलते हैं 1990s में जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैनग्रोव्स इकोसिस्टम बना ओकिनावा जापान में, और स्वामीनाथन ने इसके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे इसके। 1992 में UN कॉन्फ्रेंस में मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए मैनग्रोव चार्टर इंक्लूड हुआ। अभी तक दुनिया भर के गाइडलाइंस का बेस है ना। और इसमें ग्लोमिस के बारे में बोलते हैं। ग्लोमिस एक ग्लोबल डेटाबेस बनाया गया मैनग्रोव रिसर्च एक्सपर्ट्स और जीन इन्फो के डॉक्यूमेंट करने के लिए, है ना। तो ग्लोमिस ऐसे UPSC के प्रीलिम्स में भी आ सकता है, व्हाट इज़ ग्लोमिस। तो इंडिया में क्या बदला, तो एक ग्लोबल डेटाबेस है ना, मैनग्रोव्स रिसर्च पे जो भी एक्सपर्ट्स और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको डॉक्यूमेंट करता है। इंडिया में क्या बदला है, पहले जो है ब्रिटिश एरा में मैनग्रोव्स को एग्रीकल्चर और सेटलमेंट के लिए जो है काटा जाता था। 1980s के बाद जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, लेकिन रियल चेंज तब आया जब जो स्वामीनाथन फाउंडेशन ने रिसर्च स्टार्ट की। और फिश बोन कैनाल मेथड के बारे में बोलते हैं इसमें। फिश बोन कैनाल मेथड, उसमें क्या है कि एक स्पेशल हाइड्रो इकोलॉजिकल टेक्निक है जिससे मैनग्रोव्स रीजनरेट करते हैं। इसका सक्सेसफुल यूज़ जो है तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में हुआ। बाद में ये मेथड जो है वो जॉइंट मैनग्रोव मैनेजमेंट प्रोग्राम का पार्ट बन गया। और बोलते हैं कि जो साइक्लोन्स और जो सुनामी आया उसके वक्त इनका क्या, मैनग्रोव्स का क्या रोल था, कि 1999 में उड़ीसा का जो साइक्लोन आया या 2004 में जो इंडियन ओशियन सुनामी आई, मैनग्रोव्स ने जो है लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को जो है वो बचाया, है ना। तब गवर्नमेंट ने रिस्टोरेशन पर फोकस बढ़ाया। लेटेस्ट डेटा की बात करें मैनग्रोव्स की, तो मैनग्रोव्स जो है इंडिया में मैनग्रोव कवर 4,04,991 स्क्वायर किलोमीटर है ना, जो कि 0.15% है इंडियन टेरिटरी लैंड का। और 2019 से 2023 तक का इंक्रीज़ जो है 16.68 स्क्वायर किलोमीटर्स हुआ है, ठीक है। मैनग्रोव्स का इम्पोर्टेंस यही सब काफ़ी है कि जो है नेचर का शील्ड बनते हैं, जो साइक्लोन से बचाते हैं, कार्बन रिस्टोर करते हैं और कोस्टल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं, ना।
तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूके वाया ट्रेड पैक्ट टू ड्राइव एफडीआई इनटू इंडिया। इंडिया यूके पैक्ट अवॉइड सोर्स कोड मैंडेट्स। तो क्या है ये न्यूज़? तो इंडिया ने अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया यूनाइटेड किंगडम के साथ, जैसे कि बताया एडिटोरियल में भी। तो इससे बेसिकली एफडीआई ज़्यादा आने की उम्मीद है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में। दूसरा कि सेटा एक जो है मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स के लिए, है ना। तो इसके अंडर वही सिर्फ जो गुड्स हैं उनको ड्यूटी फ्री मिलेंगे जो इंडिया में बनाए गए हों, है ना। तो इसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन चैप्टर जो दिया गया उसमें बोला गया जो प्रोडक्ट्स इंडिया या यूके में पूरी तरह से प्रोसेस या मैन्युफैक्चर हुए हैं सिर्फ वही जो है ड्यूटी फ्री के लिए एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे, है ना। और इम्पोर्टेड जो माल को सिर्फ रीपैक करके एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं होगा। और रिज़ल्ट क्या है, जो कंपनीज़ यूके एक्सपोर्ट करना चाहती हैं उन्हें इंडिया में प्रॉपर फैक्ट्री लगानी होगी। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, इंपोर्ट से काम नहीं चलेगा, है ना, कि कहीं से इंपोर्ट कराया, रीपैक किया इंडिया से, फिर यूके भेज दिया ड्यूटी फ्री एक्सेस के लिए। प्रिसीजन सेक्टर को क्या बोलते हैं फ़ायदा मिलेगा। इस एग्रीमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा। और इंडियन कंपनीज़ के लिए जॉइंट वेंचर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और यूके के इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुल गया है। और डिजिटल ट्रेड का क्या चैप्टर बोल रहे हैं कि जो है दोनों कंट्रीज़ एग्री हुए हैं कि सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो शेयर नहीं करेंगे। दैट विल नॉट शेयर जो सोर्स कोड है। इससे फॉरेन टेक कंपनीज़ को सिक्योरिटी और प्राइवेसी एश्योरेंस मिलती है ना। और दूसरा ये है कि एसएफएलसी इंडिया ने इस चैप्टर को प्रो इनोवेशन और प्रो बिजनेस बताया है, क्योंकि जो डेटा लोकलाइजेशन या फोर्सफुल कोड एक्सेस जैसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ नहीं लगाई हैं कि यहीं पे ओपन सोर्स कोड करें, ऐसा नहीं बोला गया। उसको प्रोटेक्ट किया गया, सिक्योरिटी और प्राइवेसी एश्योरेंस दिया गया इससे। लेकिन दोनों कंट्रीज़ को अपने डेटा प्रोटेक्शन लॉज को कंपैटिबल बनाना होगा। और डिजिटल कॉपरेशन के बारे में बोलते हैं कि जो है ओपन गवर्नमेंट डेटा शेयर करने का प्रोविज़न है जो रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गवर्नेंस में हेल्पफुल होगा। दोनों कंट्रीज़ ने कमिट किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगल माना जाएगा और डिजिटल सिग्नेचर्स एंड ई ऑथेंटिकेशन को प्रमोट किया जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, स्पैम कंट्रोल और ओपन इंटरनेट एक्सेस को इंश्योर किया जाएगा। तो डेटा लोकलाइजेशन पे क्या हुआ? डेटा लोकलाइजेशन इंडिया में अभी जो है डेटा फ्री फ्लो पर कमिटमेंट नहीं दिया है। इसका मतलब आरबीआई जैसे रेगुलेटर्स अब भी स्ट्रिक्ट डेटा स्टोरेज नॉर्म्स लगा सकते हैं, स्पेशली बैंकिंग और जो फाइनेंस सेक्टर में, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि इंडिया डेटा लोकलाइजेशन वही है कि मतलब यूज़र के जो पर्सनल या सेंसिटिव डेटा को उसी कंट्री के अंदर स्टोर या प्रोसेस करना जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है ना। तो इसमें पूरे में यही बोल सकते हैं कि जो इंडिया और यूके सेटा है एक स्मार्ट ट्रेड डील है जो ड्यूटी फ्री एक्सेस के साथ साथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, एफडीआई और डिजिटल ट्रेड को नए लेवल पर ले जाएगा बिना अपनी रेगुलेटरी कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, फ्रांस विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ स्टेट इन सितंबर, सेज मैक्रॉन। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन जो है उन्होंने कहा कि फ्रांस जो है सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑफिशियली पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ करेगा, ठीक है, ऑफिशियली पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ करेगा। तो फ्रांस अब तक का सबसे पावरफुल यूरोपियन कंट्री होगा जो ऐसा करेगा। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, 142 कंट्रीज़ अब रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं, है ना, बेसिकली करने और या फिर करने की प्लानिंग में है। तो जैसे नॉर्वे हो गया, स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया ने गाज़ा का वॉर के बाद रिकॉग्निशन अनाउंस किया है ना। और स्पेन के जो पीएम है पेड्रो सांचेज, उन्होंने मैक्रोन का वेलकम किया। 2 स्टेट सॉल्यूशन ही ओनली सॉल्यूशन है, ऐसा बोला। और इसराइल यूएस का रिएक्शन क्या है? इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने बोला कि ये स्टेप टेरर को रिवॉर्ड करता है, इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और यूएस सेक्रेटरी मार्क रूबियो का बोलते हैं डिसीजन रेकलेस है, हमास की प्रोपेगेंडा को सर्व करता है। तो मैक्रोन का लॉजिक क्या है कि इमीडिएट प्रायोरिटी गाज़ा वॉर ख़त्म हो, सिविलियंस को बचाया जाए। और फ्यूचर विजन के बारे में बोलते हैं कि वायबल डीमिलिटराइज पैलेस्टीन स्टेट बनाना, इसराइल को फुल रिकॉग्निशन देना, मिडिल ईस्ट की कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंश्योर करना, है ना। तो ये सब उन्होंने बोला। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यूरोपियन नेशन आर्ज इमीडिएट एड फॉर गाज़ा। तो गाज़ा के लगभग 1/3 जो लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, कई लोग दिनों तक भूखे जो है बिना खाए रहे हैं वहाँ पे।
और जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का जॉइंट स्टेटमेंट आया कि गाज़ा की जो सिचुएशन है वो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी के बराबर है, और इसराइल से डिमांड है कि एड फ्लो पर जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको तुरंत हटाया जाए, और यूएन और एनजीओ को अलाउ करो कि वो स्टारवेशन से लड़ सकें, पानी और खाना जैसी बेसिक ज़रूरत जो है तुरंत पूरी की जाए। तो इसराइल का जवाब क्या है? इसराइल ने साफ मना किया कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है गाज़ा की वॉर्सनिंग क्राइसिस के लिए। उनका कहना है कि वो एड को अलाउ करते हैं लेकिन हमास उनका मिसयूज़ करता है ना। तो ये सब बोलते हैं। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, है ना, जिसमें हमने पूरा पेपर, हाँ, सारी न्यूज़ अच्छे से कवर किया। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।